जरा सोचिए, लगभग 5,000 करोड़ रुपए की प्राइम रियल एस्टेट संपत्तियां, और वो भी एक बेहद जटिल कानूनी और कॉरपोरेट जाल में उलझी हुई। आज के स्रोतों पर आधारित इस एक्सप्लेनर में हम ठीक इसी नेशनल हेरल्ड केस को डीमिस्टिफाई करने वाले हैं। बिना किसी राजनीतिक पक्ष को चुने बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से हम अवेलेबल स्रोतों और तथ्यों की गहराई में जाएंगे, ताकि इस मामले की हर कड़ी को आसानी से जोड़ा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। इस दशकों लंबे और कॉम्प्लिकेटेड केस को ठीक से समझने के लिए हमने इस पूरे विश्लेषण को 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। पहला, एक ऐतिहासिक अखबार का अचानक पतन। दूसरा, यंग इंडियन नाम की कंपनी का टेक ओवर। तीसरा, कानूनी लड़ाइयों की लंबी शुरुआत। चौथा, अलग अलग एजेंसियों के बीच का अजीब विरोधाभास। और पांचवा, कोर्ट में चल रहा वर्तमान टकराव। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे पहले हिस्से की तरफ, द हिस्टोरिक पेपर्स फॉल। यहाँ देखते हैं कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL आखिर बना कैसे और फिर वह इस भयानक आर्थिक संकट में गिरा कैसे। अगर हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाएं तो 1937 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने AJL को शुरू किया था। शुरुआत में इसमें करीब 5,000 मूल शेयरहोल्डर्स थे, जिनमें कई स्वतंत्रता सेनानी भी शामिल थे। इसने इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में अखबार निकाले। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन वक्त के साथ साथ हालात खराब होने लगे। 2008 आते आते नतीजा ये हुआ कि 90 करोड़ रुपए का भारी कर्ज हो गया और मजबूरन प्रकाशन बंद करना पड़ा। इस बीच कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन और टैक्स चुकाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने लगातार AJL को बिना ब्याज के लोन दिए, और 2010 तक देखा जाए तो ये लोन बढ़कर पूरे 90.25 करोड़ हो गया था। अब यहाँ जो आंकड़े निकल कर आते हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। एक तरफ 90.25 करोड़ का एक विशाल कर्ज था, और दूसरी तरफ इस पूरे मामले को सिर्फ 50 लाख रुपए के बायआउट से सेटल कर दिया गया। असल में यही वो जमीन आसमान का आर्थिक अंतर है जिसे कई जांच एजेंसीज इस पूरे कानूनी विवाद की मूल वजह मानती हैं। एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतने बड़े कर्ज को इतनी छोटी रकम से कैसे क्लियर कर दिया गया। और ठीक यही सवाल लाता है इस एक्सप्लेनर के दूसरे हिस्से पर, द यंग इंडियन टेक ओवर। समझते हैं कि 2010 में एक नई कंपनी के आने से इन बेशकीमती संपत्तियों की ओनरशिप का पूरा ढांचा ही अचानक कैसे बदल गया। यहाँ इन दो अलग अलग कंपनियों के स्ट्रक्चर का जो अंतर है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। AJL को देखें तो वह 1937 में बनी एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी थी, जिसमें 5,000 अलग अलग हिस्सेदार थे। लेकिन 2010 में जो ये नई यंग इंडियन बनी वो एक सेक्शन 25 यानी प्राइवेट नॉन प्रॉफिट कंपनी थी, जिसका मालिकाना हक किसी आम जनता के पास नहीं बल्कि बहुत ही लिमिटेड और कॉन्सेंट्रेटेड था। एकदम अलग दिशा। अगर यंग इंडियन की ओनरशिप को आंकड़ों में देखा जाए तो स्रोतों के अनुसार इस नई कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की संयुक्त रूप से 76% हिस्सेदारी थी, यानी दोनों के पास 38% शेयर्स थे। और जो बाकी बची 24% हिस्सेदारी थी वो कांग्रेस के ही 2 वरिष्ठ नेताओं मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी। चलिए अब इस पूरे फाइनेंशियल गेम को 5 आसान स्टेप्स में डिकोड करते हैं। स्टेप 1, AJL पर 90.25 करोड़ रुपए का कर्ज जमा होता है। स्टेप 2, नई बनी यंग इंडिया कंपनी कोलकाता के डोटेक्स नाम की एक फर्म से 1 करोड़ रुपए का लोन लेती है। स्टेप 3, इसी पैसे में से सिर्फ 50 लाख रुपए देकर यंग इंडियन कांग्रेस पार्टी से उस 90.25 करोड़ के कर्ज की वसूली का अधिकार खरीद लेती है। स्टेप 4, इस डेट को क्लियर करने के बदले में AJL यंग इंडियन को नए शेयर्स अलॉट कर देता है। और आखिरी स्टेप 5, इस शेयर अलॉटमेंट की ही वजह से यंग इंडियन के पास AJL और उसकी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी का 99% कंट्रोल आ जाता है। तो फाइनेंशियल टेक ओवर तो पूरा हो गया, लेकिन असल तूफान आना अभी बाकी था। ठीक 2 साल बाद जो कानूनी बवाल शुरू हुआ वह हम देखेंगे इस तीसरे हिस्से में, द लीगल बैटल्स बिगिन। साल 2012 में बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की और आरोप सच में बेहद गंभीर थे। उन्होंने इसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट यानी आपराधिक विश्वासघात कहा। उनका मानना था कि 2000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी का गबन हुआ है, पार्टी फंड्स का गलत इस्तेमाल हुआ है और कमर्शियल रेंट वसूलने के लिए लीज रूल्स तोड़े गए हैं। वहीं दूसरी तरफ
बचाव पक्ष का सख्त काउंटर आर्ग्यूमेंट ये था कि इन प्रॉपर्टीज को खुले बाजार में आसानी से बेचा नहीं जा सकता था, क्योंकि इन पर स्ट्रिक्ट लीज नियम लागू थे और अखबार को दोबारा खड़ा करने के लिए इस डेट का ट्रांसफर होना बहुत जरूरी था। उस एक शुरुआती कंप्लेंट के बाद एक पूरा दशक सिर्फ जांच और बढ़ती कानूनी कार्रवाइयों से भरा रहा। एजेंसीज के कदम कैसे बढ़े वो बिल्कुल क्लियर है। नवंबर 2012 में स्वामी की कंप्लेंट आती है। अगस्त 2014 आते-आते ईडी ने अपनी पीएमएलए इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। फिर अक्टूबर 2017 में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 249 करोड़ का एक टैक्स नोटिस इशू कर दिया और सिलसिला बढ़ते बढ़ते नवंबर 2023 तक पहुंचा, जब ईडी ने लगभग 751.9 करोड़ रुपए की बेशकीमती एसेट्स को अटैच यानी कुर्क कर लिया। लेकिन अब यहाँ एक ट्विस्ट है। जब बहुत सारी अलग अलग एजेंसीज एक ही मामले की जांच कर रही होती हैं, तो आपस में टकराव आना तय है। और यही है हमारा चौथा हिस्सा, द एजेंसी पैराडॉक्स। यहाँ डिफेंस के पास एक काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट निकल कर आता है। कमाल की बात तो ये है कि यहाँ दो सरकारी एजेंसियों के विचारों में ही एक बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन यानी विरोधाभास छिपा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस पूरे लेनदेन को एक शैम ट्रांजैक्शन मानता है। उनका कहना है कि असल पैसा मूव ही नहीं हुआ, सिर्फ बुक्स में एंट्रीज मैनिपुलेट की गईं। लेकिन ईडी का मानना एकदम अलग है। ईडी कहती है कि यहाँ असल में मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और उस क्राइम से पैसे बनाए गए हैं। यही बचाव पक्ष पूछता है कि जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट खुद कह रहा है कि पैसा मूव ही नहीं हुआ, तो भला ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का दावा कैसे कर सकती है? बचाव पक्ष के इस व्यू को सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने इस बयान में बहुत क्लियर तरीके से रखा है। उनका तर्क है कि ट्रायल कोर्ट ने इसीलिए मैसिव मनी लॉन्ड्रिंग एलिगेशंस के बावजूद ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया, क्योंकि ना तो किसी पैसे का मूवमेंट हुआ और ना ही प्रॉपर्टी का किसी और के नाम ट्रांसफर हुआ। वो इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि यंग इंडियन एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, जिसका कानूनी मतलब ये है कि इसके मालिक इसमें से कोई भी डिविडेंड, पैसा या मुनाफा अपने फायदे के लिए निकाल ही नहीं सकते। और ये सारे कॉम्प्लेक्स कानूनी आर्ग्यूमेंट्स हमें लाते हैं हमारे एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से पर, द करंट कोर्ट स्टैंड ऑफ, जिसमें 2025 के आखिर और 2026 की शुरुआत की स्थिति को समझा जाएगा, जहां ईडी के सामने एक नई प्रोसीजरल रुकावट आकर खड़ी हो गई है। लेकिन इस नई स्थिति को समझने से पहले प्रेडिकेट ऑफेंस टर्म का मतलब जानना बेहद जरूरी है। आसान भाषा में ये वो मूल अपराध होता है, जैसे फ्रॉड या करप्शन, जिसकी वजह से कोई अवैध पैसा बनाया गया हो। कानून कहता है कि जब तक इस प्रेडिकेट ऑफेंस की एक फॉर्मल एफआईआर किसी प्रॉपर एजेंसी में दर्ज न हो, तब तक आप सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज नहीं लगा सकते। और ठीक इसीलिए 16 दिसंबर 2025 को ट्रायल कोर्ट के जज विशाल गोगने का जो फैसला आया, वो ईडी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। कोर्ट ने ईडी की पीएमएलए कंप्लेंट पर संज्ञान लेने से साफ इनकार कर दिया। रूलिंग बिल्कुल क्लियर थी कि सिर्फ एक प्राइवेट कंप्लेंट के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग चार्जेस आगे नहीं बढ़ाए जा सकते। एक फॉर्मल एफआईआर का होना जरूरी है। लेकिन हाँ, कोर्ट ने ये जरूर नोट किया कि इस लीगल कमी को पूरा करने के लिए दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने अब अक्टूबर 2025 में एक नई एफआईआर फाइल कर ली है। जाहिर है, ट्रायल कोर्ट के इस खारिजी आदेश के बाद केस और तेज हो गया है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने ठीक इसके बाद इस फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। उनका आर्गुमेंट है कि इन्वेस्टिगेशन को इस तरह बीच में रोकना गलत है और जांच अभी थमी नहीं है। अर्ली 2026 आते-आते ईडी और दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू साथ मिलकर नए सिरे से पॉलिटिकल डोनर्स और बाकी लोगों से लगातार पूछताछ कर रहे हैं। तो श्रोताओं के इस विश्लेषण को खत्म करते हुए ये डीप डाइव हमारे सामने दो गंभीर सवाल छोड़कर जाती है। पहला, क्या मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में सच में एक प्राइवेट कंप्लेंट को असल एफआईआर का विकल्प माना जा सकता है? और दूसरा बड़ा सवाल, अगर कोई नॉन प्रॉफिट कंपनी हजारों करोड़ की रियल एस्टेट को सिर्फ कंट्रोल करती है और उसमें से अपने फायदे के लिए कोई डिविडेंड या मुनाफा विड्रॉ नहीं करती, तो क्या उसे अपराध माना जा सकता है? इन सवालों के जवाब आगे चलकर ना सिर्फ इस केस को, बल्कि भारत के कॉर्पोरेट लॉ और पॉलिटिकल फंडिंग की पूरी दशा और दिशा को बदलकर रख देंगे। एक बार इन बातों पर गहराई से जरूर सोचिएगा।